हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 39। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ और जानते हैं आखिर क्या हुआ हमारी इस कहानी में आगे। आयशा आरव को ईशा से बात करते हुए देख लेती है। वो आरव के पास जाकर उससे कहती है, ये सब क्या है आरव? कल कहाँ गायब थे तुम? और ईशा, ये क्या कर रही थी तुम? ये सब क्या है आरव? आखिर ईशा, कल वैसे तुम कहाँ गायब थे? और ईशा, ये क्या कह रही थी तुमसे? इसकी कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आरव ऐश के पास जाकर उसे घूरते हुए कहता है, तुम कल मेरे घर क्यों गई थी? क्या ज़रूरत पड़ गई थी ऐसे कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ा? दोबारा मुझे बिना पूछे मेरे घर मत जाना। दूसरी बात, मैं किससे बात करूं और किसकी बात सुनूं, यह मेरा पर्सनल मैटर है। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो आयशा की बातें सुने बिना ही वहां से चला जाता है। आयशा गुस्से में ही पैर पटकती है और कहती है, इस ईशा की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी वजह से ही आरव ने मुझसे इतनी रूडली बात की। उधर वो साया अपने जख्मों को देखता है जो आरव ने ही उसे दिया था। वो कहता है, मुझे खून और खून की ज़रूरत है। इन जख्मों को भरने के लिए फिर से शिकार करना पड़ेगा। आरव, मैं तुम्हें इसका बदला ज़रूर लूँगा। तुमने मेरी ख्वाहिश को छीनने की ज़रूरत की है और अब ये जख्म तुम्हारे दिए हुए। मैं भले ही तुमसे ताकत में कमज़ोर हूँ, लेकिन दिमाग में नहीं। मैं तुमसे दूसरे तरीके से निपटूंगा। ये कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से कराता रहा। उसके लिए खुद के ज़ख्मों को भर पाना आसान नहीं था। वो कहता है, ख्वाहिश, तुमने अपने राजवीर को नहीं पहचाना। मैं इंसान से वैम्पायर बन गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना सब किया तुम्हें पाने के लिए, और तुम अब भी उस आरव को ही याद करती हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूँगा। मैं तुम्हें पाने के लिए इन अंधेरों को भी अपना चुका हूँ, लेकिन तुम मुझे कब अपनाओगी, मुझे इंतज़ार रहेगा उस पल का। कॉलेज के बाद ख्वाहिश घर पहुँचती है और आर्यन से उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ख्वाहिश उसे पूरी तरीके से इग्नोर करती है। ख्वाहिश अपने कमरे में पहुंचती है और अपना बैग एक साइड में फेंक देती है और लेट जाती है। आंखें बंद करती है और उसे याद आता है कि आरव का कहना था कि तुम मुझे पसंद करती हो। ख्वाहिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगले ही पल वो उठ जाती है और कहती है, मैं उसे याद करके मुस्कुरा रही हूँ। क्या वो सच कह रहा था? क्या मैं उसे पसंद करती हूँ? नहीं यार, ये सब ठीक नहीं है। मैं किसी को भी पसंद नहीं कर सकती। ख्वाहिश देखती है कि जिंगी उसके पैरों को चाट रहा है। ख्वाहिश उसे गोद में उठाकर प्यार से सहलाती है। नव्या दी ख्वाहिश के कमरे में आती हैं और ख्वाहिश को जिंगी के साथ खेलता हुआ देख मुस्कुरा देती हैं। ख्वाहिश नव्या को देखकर जिंगी को बेड पे बैठाकर उसके पास आते हुए कहती है, दी आप? नव्या कहती है, हाँ मेरी जान। ख्वाहिश नव्या दी का हाथ पकड़कर बेड की तरफ ले जाती है। दोनों बेड पे बैठ जाती हैं। ख्वाहिश कहती है, दी आप जा रहे हो? आपको पता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब आपका बेबी इस दुनिया में आएगा तब मैं इसे सबसे पहले देखना चाहती हूँ। तो नव्या कहती है, वही नव्या उससे कहती है, मैं नहीं जा रही अभी यहाँ से। ख्वाहिश खुश होते हुए कहती, क्या सच में दी? नव्या
कहती है, हाँ सच में, क्योंकि अब आदित्य 1 साल के लिए यहाँ मंसूरी में ही आ रहे हैं। उनकी कंपनी का एक प्रोजेक्ट अभी यहाँ चल रहा है जो उन्हें मिला है। अब 1 साल तक मैं कहीं नहीं जाने वाली और इस 1 साल में ये भी बाहर होगा मेरे इस टमी से। और वादा करो कि जब मेरा बेबी इस दुनिया में आएगा तब वह पहला स्पर्श सिर्फ तुम्हारा ही महसूस करेगा, उसके बाद किसी और का। तुम जानती हो ख्वाहिश, तुम सिर्फ मेरी छोटी बहन नहीं, यू आर जस्ट लाइक किड फॉर मी। बचपन से ही तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी करना, तुम्हारा मेरी सारी चीज़ों पर हक जमाना, ये सब कब गुजर गया पता ही नहीं चला। पर एक ही चीज़ है जो नहीं बदली, वो है हमारा प्यार। ख्वाहिश नव्या के गले लगते हुए कहती है, दी आपके अंदर मॉम्स वाली फीलिंग्स जाग रही हैं। वैसे मैं वादा करती हूँ वैसे मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि ये सबसे पहले इस दुनिया में आने के बाद ये अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से मेरी उंगलियों को ही थामेगा। वो आगे कहती है, दी हम हमेशा इसी तरह साथ रहेंगे ना। नव्या दी ख्वाहिश को दूर हटाते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, हम हमेशा ही साथ रहने वाले हैं। माना तुम्हारी शादी हो जाएगी, शायद तुम किसी और जगह कहीं दूसरे शहर में होगी, लेकिन हम मिलते रहेंगे, समझी पगली लड़की। ख्वाहिश फिर से नव्या दी के गले लगते हुए कहती है, लव यू दी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे किसी दिन मैं आप सब से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। नव्या कहती है, ख्वाहिश ये कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ख्वाहिश क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, सॉरी दी, मैं बस मजाक कर रही थी, क्योंकि आप सब जब देखो मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हैं। नव्या दी ख्वाहिश को डांटते हुए कहती है, आइंदा कभी ऐसी बातें मजाक में भी मत करना, समझ गई हैं तुम। सो जाओ तुम। और ईशा का असर हो गया है तुम पर, जब देखो ऊट पटांगी बातें करती रहती है। ख्वाहिश का कान पकड़ के कहती है, सॉरी दी। ख्वाहिश अपने कान पकड़ के कहती है, सॉरी दी। नव्या दी कहती है, ठीक है दोबारा मत कहना ऐसा कुछ भी, गलती से भी, समझी तुम। अच्छा मुझे भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ कुछ खाने। ख्वाहिश कहती है, आपको क्या खाना है, मैं बना दूंगी आपके लिए। नव्या दी के, ओहो मेरा प्यारा बच्चा, तुम आराम करो, मुझे पुलाव खाने थे और मॉम अब तक बना चुकी होंगी, मुझे खाना है क्या, बता बता तुझे खाना है। ख्वाहिश कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। ख्वाहिश और नव्या दोनों नीचे आती हैं, दोनों साथ बैठकर हंसते बातें करते हुए खा ही रही थी कि तभी अमृता भी वहाँ आ जाती है। अमृता को देखकर ख्वाहिश चुप हो जाती है। अपने आते ही ख्वाहिश को चुप हो जाते अमृता कहती है, क्या हुआ, तुम्हें मुझसे इतनी दिक्कत है कि अब मेरे सामने होने पर तुम हंसोगी बोलोगी भी नहीं। ख्वाहिश वहाँ से उठते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरा खाना हो गया है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अमृता गुस्से में मुंह बनाते हुए कहती है, देख ही रहा है कि किसे दिक्कत है और किसे नहीं। नव्या दी कहती है, बस करो अमृता। ख्वाहिश कहती है, सॉरी मुझे लगता है कि मेरा यहाँ होना दिक्कत कर सकता है, इसलिए मेरा चले जाना ही ठीक है। अमृता कहती है, सॉरी ख्वाहिश, मुझे ये सब फिर से शुरू नहीं करना चाहिए था। ख्वाहिश कहती है, सॉरी मेरा भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। डैड और ऋषि वहाँ आते हुए कहते हैं, ये हुई ना समझदारों वाली बात। सब फिर से एक साथ बैठकर बातें करते और हंसी मजाक करने लगते हैं। सबको साथ में हंसता मजाक करते देखकर न जाने क्यों ख्वाहिश को कुछ अलग ही एहसास होता है। ख्वाहिश शांत होकर सबको देखते और सोचने लगती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि एक दिन ये सब मुझसे कहीं छूट जाएंगे, सब कुछ खो देने का एहसास क्यों हो रहा है मुझे। ये सोचते ही ख्वाहिश की आंखें नम हो चुकी थी। वह वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरा बंद कर कमरे में इधर उधर परेशानी में चक्कर काटने लगती है।
ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? ये सब कैसी अजीब से एहसास हैं? क्या सच में मैं सबसे दूर जाने वाली हूँ? क्या मुझे कुछ हो जाएगा? उसकी आंखें फिर से नम हो जाती हैं। ख्वाहिश झिंगी की तरफ देखते हुए फिर सो चुका था और खिड़की के बाहर दिखती है बस ठंडी हवाओं का शोर के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। आरव दूर से ही ख्वाहिश के चेहरे पर आ गए परेशानी के भावों को देख रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर क्या कारण है, लेकिन ये अभी मुमकिन नहीं था। दोनों ही बेबस से थे। आरव चाह कर भी ख्वाहिश की इस तकलीफ को दूर नहीं कर सकता और ख्वाहिश किसी से भी अपने मन के अंदर चल रहे इन एहसासों को बांट नहीं सकती। ख्वाहिश ने अचानक उठकर जाने का आर्यन उसके पीछे आ जाता है। वो ख्वाहिश के कमरे से बाहर से खटखटाते हुए कहता है, ख्वाहिश क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? ऐसे क्यों चली आई? ख्वाहिश अंदर से ही आवाज़ लगाकर कहती है, आर्यन मुझे नींद आ रही है, अभी तुम जाओ प्लीज़। आर्यन कहता है, ठीक है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मन में सोचता है, क्या तुम्हें सच में नींद आ रही है या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? ख्वाहिश अपने कमरे में उदास सी बिस्तर पर लेटी हुई थी। गरम गरम आंसुओं की कुछ बूंदें जाने कब उसकी आंखों से पोरों से होते हुए उसकी हथेली में आ चुकी थी। हथेली पर पड़ी उन बूंदों से उसे एहसास हुआ कि वो रो रही थी। ख्वाहिश बिस्तर से उठकर बैठ जाती है और अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, मैं क्यों रो रही हूँ? पता नहीं क्यों सब कुछ इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। कौन था वो साया जो मुझे मारना चाहता था? और आरव वो वहाँ कैसे पहुँच गया? उसे कैसे पता कि मैं वहाँ हूँ? क्या ये सब एक संयोग था? वह अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, ये मेरे साथ कितना अजीब सा हो रहा है। सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। ये सब ख्वाहिश के चेहरे को बाहर से आने वाला एक ठंडा हवा का झोंका छूकर गुजरता है। हवा से उसके चेहरे पर आए बाल हल्के से पीछे की तरफ हो जाते हैं। इसी के साथ ख्वाहिश अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके मुंह से आरव का नाम निकल जाता है। आरव का नाम लेने के साथ ही ख्वाहिश अपनी बंद आंखें खोल लेती है। एक गहरी सी सांस के साथ आरव का नाम दोबारा लेती है। वो उठकर खिड़की के पास आकर बाहर खड़ी हो जाती है और वह बाहर चल रही हवाओं से उसे छूकर गुजरने वाले झोंकों को महसूस करने लगती है। ख्वाहिश मन में कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मेरे आसपास हो? इन हवाओं में तुम्हारी खुशबू छूकर गुजर रही है मुझे। आरव ख्वाहिश को खिड़की के पास देख और उसके चेहरे पर शांति के भाव, थोड़ा सुकून का एहसास करता है। ख्वाहिश की ये भावनाएं अनायास ही हैं। उसे सबसे दूर होने का ये ख्याल क्यों आया? आने वाला है वक्त लेकर आने वाला है क्या ख्वाहिश और आरव के लिए? क्या आरव उसे फिर से खो देगा? जानने के लिए इस स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए हमारी ये स्टोरी जिसका नाम है द वैम्पायर।